नमस्कार साथियों, मैं संदीप राठौर केवीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे यूनिट 4 महाकुंभ सीरीज के अंतर्गत हमारा यूनिट 4 चलेगा। यूनिट 4 में है साथियों मध्य प्रदेश का भूगोल। यूनिट 4 में क्या है? मध्य प्रदेश का भूगोल। आज से नया क्लास सेशन चालू हो रहा, जिस पे अपन का चल रहा मध्य प्रदेश का भूगोल यूनिट 4, जिस पे आज हम देखेंगे वनोपज, पठार, पहाड़ियाँ, इनसे संबंधित पार्ट 1 है, क्लास फर्स्ट है। तो साथियों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। साथियों, आज का आपका पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल कितने वन मंडल हैं? मध्य प्रदेश में कुल कितने वन मंडल हैं? पहला ऑप्शन है 473, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन 18 और साथियों चौथा ऑप्शन है 63। मध्य प्रदेश में कुल कितने वन मंडल हैं साथियों? जल्दी से कमेंट करिए। तो साथियों आइए देखते हैं और के बारे में। इसके बाद तो इधर पता चल ही जाएगा। तो वन ब्रेथ कितने हैं साथियों? वन ब्रेथ की बात करें तो सर्वाधिक वन ब्रेथ 16 हैं। वन उपमंडल कितनी बात है साथियों? वन उपमंडल की बात करें तो ये है 135। वन परिक्षेत्र की बात करते हैं साथियों, तो वन परिक्षेत्र की बात करें तो ये है 473 साथियों। उपवन परिक्षेत्र की बात करें, उपवन परिक्षेत्र की बात करते हैं तो ये 1871 है। और साथियों वन परिसर की बात करें तो 8886 है। तो साथियों वन मंडल कितने हैं इसी में बता देते हैं। तो वन मंडल हैं आपके 63। कितने हैं वन मंडल? 63। अर्थात कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये जो 16 है ये क्या है साथियों? वन ब्रेथ हैं। 473 ये वन परिक्षेत्र है साथियों। ये रहा आपका, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश में कितने वन मंडल हैं साथियों? तो मध्य प्रदेश में कुल 63 वन मंडल हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश वन विभाग, ये वन है, वन विभाग द्वारा किस संदेश पत्रिका का प्रकाशन किया गया है? पहला केसरी, दूसरा चौमासा, तीसरा हलचल और साथियों चौथा है वनांचल। मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा किस संदेश पत्रिका का प्रकाशन किया गया है? तो साथियों आपका सही आंसर होगा वनांचल। कौन सा? वनांचल। कब किया गया है साथियों? तो 1907 में। किसके द्वारा किया गया है? तो मध्य प्रदेश वन विभाग। मध्य प्रदेश में वन विभाग की स्थापना 1960 में हुई थी, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वन भवन किस जिले में स्थित है? वन भवन किस जिले में स्थित है साथियों? पहला है भोपाल, दूसरा है इंदौर, तीसरा जबलपुर, चौथा ग्वालियर। ये चार ऑप्शन में मध्य प्रदेश में वन भवन कहाँ है साथियों? कब उसकी स्थापना हुई थी? जल्दी बताइए कहाँ है वन भवन। तो साथियों आपका सही आंसर क्या होगा? भोपाल। वन भवन कहाँ है साथियों? भोपाल में है। इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका लोकार्पण की बात करें साथियों तो 8 अगस्त 2023 को किया गया था। किसने किया? शिवराज सिंह चौहान जी ने, ठीक है साथियों। आगे बात करते हैं, प्रतिवर्ष, जी हाँ, प्रतिवर्ष 11 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है साथियों। सर 11 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। और संस्थान की बात करते हैं साथियों, तो आपको तो पता है वन भवन कहाँ है? भोपाल में है। बाकी संस्थानें कहाँ हैं तो ये देख लेते हैं। तो भारतीय वन प्रबंधन कहाँ है साथियों? भारतीय वन प्रबंधन, तो ये है साथियों आपके भोपाल में। कब इसकी स्थापना हुई? तो 1982 में हुई थी। दूसरी बात करते हैं संजीवनी संस्थान, ये है साथियों भोपाल में। तीसरा वन विकास निगम, ये है भोपाल में। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। आगे बात करते हैं जड़ी बूटी, जड़ी बूटी बैंक की बात करें साथियों तो ये है पचमढ़ी में।
कहाँ है? पचमढ़ी में। और राज्य वन अनुसंधान संस्थान साथियों, राज्य वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है साथियों? तो ये है जबलपुर। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1963 में। क्या क्या देख लीजिए, वन भवन कहाँ है? भोपाल में है। कब लोकार्पण हुआ? 8 अगस्त 2023 को शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया था। भारतीय वन प्रबंधन भोपाल में 1982 में ही स्थापित हो गई। संजीवनी संस्थान भोपाल में है। वन विकास निगम भोपाल में 1975 में। जड़ी बूटी बैंक साथियों पचमढ़ी में। और राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में 1963 को स्थापित किया गया है। क्लियर साथियों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वन उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन के अंतर्गत नहीं आते हैं? उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन के अंतर्गत नहीं आते हैं। पहला है सागौन, दूसरा है साल, तीसरा है बांस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा साथियों? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो साथियों आपका सही आंसर होगा साल। क्या होगा? साल। ठीक है। यहाँ पे वर्षा कितनी होती है साथियों? 100 से 150 सेंटीमीटर। 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पे प्रजातियाँ किस किस प्रजातियाँ की वन पाए जाते हैं साथियों? वन उष्णकटिबंधीय किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो साल, सागौन, महुआ ये सब पाए जाते हैं। ठीक है ना साथियों? साल नहीं आते इसमें, सागौन, महुआ, शीशम, हर्रा, बहेरा ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता विरासत स्थल नहीं है? जैव विविधता विरासत स्थल नहीं है। पहला पातालकोट, दूसरा नरो, तीसरा अमरकंटक, चौथा पचमढ़ी। कौन सा होगा साथियों? जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता विरासत स्थल नहीं है? तो साथियों क्या होगा आपका सही आंसर? कौन सा नहीं है? पचमढ़ी नहीं है। कौन सा नहीं है साथियों? पचमढ़ी नहीं है। पातालकोट कहाँ है साथियों? छिंदवाड़ा में। पातालकोट कहाँ है? छिंदवाड़ा में। नरो कहाँ है? सतना में। और साथियों अमरकंटक कहाँ है? अनूपपुर। अमरकंटक कहाँ है साथियों? अनूपपुर। छिंदवाड़ा में क्या है? पातालकोट, नरो, सतना, अमरकंटक, अनूपपुर। पचमढ़ी कहाँ है? होशंगाबाद में। ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किन वनों को कांटेदार वन भी कहा जाता है? किन वनों को कांटेदार वन भी कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, इनमें से कोई नहीं। किन वनों को कांटेदार वन कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्ण शुष्क पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर साथियों? कांटेदार वन किसे बोला जाता है? तो साथियों कांटेदार वन उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन को बोला जाता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन बोला जाता है कांटेदार वन। इसमें वर्षा कितनी होती है साथियों? तो वर्षा की मात्रा यहाँ से 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वृक्ष यहाँ पे कौन कौन से होते हैं साथियों? तो वृक्ष यहाँ कांटेदार मतलब खैर, बबूल, पलास ये सब वन पाए जाएंगे, कांटेदार वन पाए जाएंगे। क्षेत्र इसके अंतर्गत कौन सा आएगा? क्षेत्र तो मध्य प्रदेश का उत्तरी, मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र। अर्थात इसमें जिले कौन कौन से आ जाएंगे साथियों? तो मुरैना, ग्वालियर ये इसके अंतर्गत, और इसके साथ साथियों मंदसौर, रतलाम भी इसके अंतर्गत आएगा। ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। यहाँ सबसे ज़्यादा कांटेदार वन पाए जाते हैं। ये किसके अंतर्गत होते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, कथन ए मध्य प्रदेश की उत्तरी पश्चिमी भाग पर मुख्यतः कटीले वन एवं झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कारण आर मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तर भाग अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र है।
देखिए नीचे क्या लिखा है, निम्नलिखित कोड की मदद से सही उत्तर का चयन करना है साथियों। क्या करना है, सही उत्तर का चयन। पहला ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा, ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा, ए गलत है परंतु आर सही है। क्या होगा साथियों आपका सही आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या लिखा है, मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में मुख्यतः कटीले वन पाए जाते हैं। तो ये तो सही है साथियों। मध्य प्रदेश में के पश्चिमोत्तर भाग अर्धशुष्क जलवायु का क्षेत्र है, ये भी सही है। अर्थात साथियों ए और दो दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आर ए का क्या है, सही स्पष्टीकरण है साथियों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश वन विकास कारपोरेशन निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। पहला ऑप्शन है 1975, दूसरा ऑप्शन है 1982, तीसरा ऑप्शन है 1990 और चौथा ऑप्शन है 1984। मध्य प्रदेश वन विकास कारपोरेशन निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी साथियों, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो साथियों इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। कब हुई थी, 1975 में। 1975 में हुई कब, तो 24 जुलाई 1975 को। उद्देश्य क्या है साथियों, उद्देश्य की बात करें तो यहाँ सागौन और बांस उद्योगों, ये बांस है साथियों, बांस उद्योगों का विकास करना। ये क्या है, इसके उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य है, साल, सागौन, इन सब के बांसों को बांस उद्योगों को विकास करना है। भारत में वनावरण का सबसे बड़ा क्षेत्र मध्य प्रदेश में आता है साथियों। कहाँ आता है, मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, लहारपुर इकोलॉजिकल पार्क, लहारपुर इकोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है, जल्दी से कमेंट कीजिए। पहला ऑप्शन है इंदौर, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा ऑप्शन है खंडवा, चौथा ऑप्शन है शहडोल। लहारपुर इकोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है साथियों, जल्दी से बताइए आप लोग। तो आइए देखते हैं साथियों, लहारपुर इकोलॉजिकल पार्क भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है, भोपाल में स्थित है लहारपुर इकोलॉजिकल पार्क। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में लाख बनाने मतलब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर का एक शासकीय कारखाना स्थित है। कहाँ है, पहला ऑप्शन है सिंगरौली में, दूसरा ऑप्शन है रीवा में, तीसरा ऑप्शन है उमरिया में और चौथा ऑप्शन है सतना में। लाख बनाने कारखाना कहाँ है साथियों, जल्दी से कमेंट कीजिए। एकमात्र तो स्थल है लाख कारखाने का। तो साथियों आपका सही आंसर होगा उमरिया में। कहाँ है लाख कारखाना, उमरिया में है। ठीक है, लाख कीट का नाम क्या है, लाख कीट का नाम साथियों, लाख कीट का नाम है लेफिसर लक्का, लेसिफर लक्का, ये लाख कीट का नाम है। इसका उपयोग क्या होता है, उपयोग या प्रयोग, उपयोग या प्रयोग साथियों, इसका लाख का चूड़ी उद्योग में काम आता है। लाख से क्या बनाया जाता है, चूड़ी बनाया जाता है। ठीक है, लाख कारखाना कहाँ है साथियों, उमरिया में है। क्लियर, आगे चलें साथियों। आपका अगला प्रश्न है, महुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है। जी हाँ, महुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों। पहला मधुका लोंगिफालिया, दूसरा बुकानिया लीजान, तीसरा अक्सिया कटेचू, चौथा कमरकस। महुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो साथियों आपका सही आंसर होगा मधुका लोंगिफालिया।
जी हाँ, मधुका लोंगिफालिया क्या है, महुआ का वैज्ञानिक नाम है। इसका उपयोग क्या किया जाता है साथियों, उपयोग तो कच्ची शराब व औषधि बनाने में किया जाता है। कच्ची शराब व औषधि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। महुआ से बनी शराब को क्या बोलते हैं, बनी शराब साथियों, बनी शराब को हेरिटेज शराब कहा जाता है। जो महुआ शराब बनती है उसको क्या बोलते हैं, हेरिटेज शराब बोलते हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में कहाँ कहाँ महुआ पाया जाता है दोस्तों, तो ये बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद आदि जिलों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, बालाघाट, छिंदवाड़ा और होशंगाबाद में पाया जाता है महुआ। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है, मधुका लोंगिफालिया है। उपयोग क्या किया जाता है दोस्तों, कच्ची शराब और औषधि बनाने में किया जाता है। और साथियों इससे बनी शराब को क्या बोला जाता है साथियों, तो बनी शराब को हेरिटेज बोला जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित राजपीपला पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है। राजपीपला पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछे। पहला ऑप्शन है धूपगढ़, दूसरा ऑप्शन है अमरकंटक, तीसरा ऑप्शन है चोलगिरी और चौथा ऑप्शन है सिद्ध बाबा। जी हाँ, बताइए मध्य प्रदेश में स्थित राजपीपला पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है साथियों। तो आइए देखते हैं मैप के जरिए। मैप के जरिए अपन पूरी हाइट के बारे में देख लेंगे। देखिए मैप अच्छे से नहीं बन रहा साथियों, तो इसलिए ये मत बोलिएगा कि अरे आपसे मैप बनाते नहीं आता। ठीक है, अब देखते हैं साथियों, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, मैप में देखेंगे क्या क्या कहाँ है। तो साथियों ये सबसे नीचे आपका, पेन चेंज कर लेते हैं कलर, ये आपका सतपुड़ा रेंज है। ठीक है, सतपुड़ा में भी 3 रेंज है साथियों। ये मान लीजिए आपका राजपीपला है, ऐसे बना दे रहे राजपीपला। यहाँ पे आपका मैकाल है, मैकाल को ऐसे बना दे रहे, वो महादेव है ये। और साथियों यहाँ पे आपका मैकाल है, ये है आपका मैकाल। नाम लिख देते हैं, राजपीपला, महादेव और ये है मैकाल। 3 है साथियों। यहाँ पे आपका है विंध्याचल, ये इधर नहीं आया है, एक सेकेंड। यहाँ पे आपका क्या है साथियों, विंध्याचल। ये क्या है, विंध्याचल। विंध्याचल में भी विंध्य, भांडेर और इधर होता है कैमूर। 3 है। इधर आपका आ जाएगा बुंदेलखंड। ठीक है साथियों, इतने सब हो गए। अब पूछा है कहाँ क्या है। ठीक है, इधर तो आप मालवा पठार है उद्वार, और विंध्यन और इनके मध्य कौन सी नदी बहती है, तो यहाँ से निकलती है आपकी नर्मदा नदी। कौन सी निकलती है, नर्मदा। और इधर साथियों इधर आपका आ जाता है ताप्ती नदी, और ताप्ती नदी के पीछे क्या है, अजंता। क्या है, अजंता श्रेणी। अब देखते हैं कहाँ क्या है। तो राजपीपला है साथियों, इसकी सबसे ऊंची चोटी है चूलगिरी। एक सेकेंड, इसकी ऊंची चोटी यहाँ पे है, तो ये है साथियों चूलगिरी। चूलगिरी की ऊंची चोटी कितनी है साथियों, 1215 मीटर। यहाँ पे आपका है सिगार। क्या है, सिगार। सिगार की ऊंची चोटी कितनी है, 881। और साथियों सिगार के साथ यहाँ और है, एक तो है जाना पाव, जिसकी ऊंचाई है 854। और एक है आपका धजारी, इसकी हाइट है 810।
ये तीनों ही साथियों सिगार, जानापा और धजारी, ये तीनों ही इंदौर में स्थित हैं। राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी क्या है साथियों? चूलगिरी। और महादेव की सबसे ऊंची चोटी क्या है साथियों? धूपगढ़ है। ठीक है, धूपगढ़ है। इसकी ऊंची कितनी है? 1350 मीटर है। तो ये धूपगढ़ जो है साथियों राज महादेव की सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, और साथियों इसी के साथ ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। हर चीज़ में कहीं से भी पूछेगा महादेव की ऊंची चोटी, पचमढ़ी की या फिर होशंगाबाद की, नर्मदापुरम आपसे कल बोला जाएगा, तो सब में क्या आ जाएगा आपका? धूपगढ़। और मैकाल, मैकाल में सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, जिसका है 1067। कितना है साथियों? 1067। विंध्याचल की है सिद्ध बाबा। क्या है विंध्याचल की? सद्भावना शिखर। कितना है साथियों? 752 मीटर। कितना है? 752 मीटर। साथियों इसके बाद आपका यहाँ पे आता है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में है आपका कौन सा है साथियों? सिद्ध बाबा। क्या है? सिद्ध बाबा। इनकी हाइट कितनी है साथियों? 1172 मीटर। कितनी है? 1172 मीटर। मैंने हर एक ऊंचाई बता दिया कि कौन सी कहाँ है। अब आप लोग देखिए कि क्या पूछा है आपके प्रश्न में। पूछा है राजपीपला पर्वत की सबसे ऊंची, तो राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी क्या है साथियों? चूलगिरी। क्या है? चूलगिरी। धूपगढ़ की ऊंची चोटी क्या है? हाइट कितनी है धूपगढ़ की? 1350 मीटर। अमरकंटक की 1067 मीटर। चूलगिरी की 1215 मीटर। ठीक है साथियों, और सिद्ध बाबा की है आपका 1172 मीटर। साथियों हाइट हमेशा, ऊंचाई जो है हमेशा मीटर में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? मीटर में। ठीक है ना। तो धूपगढ़ 1350 जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, महादेव की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, पचमढ़ी की सबसे ऊंची चोटी और नर्मदापुरम की भी सबसे ऊंची चोटी है। इंदौर में पूछेगा कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो कौन कौन सी चोटियाँ हैं? सिगार, जानापाव, धजारी। सिगार 881, जानापाव 854 और साथियों धजारी है 810। विंध्याचल के सद्भावना शिखर 752। बुंदेलखंड की सिद्ध बाबा 1172। और दोस्तों जो मैकाल श्रेणी है जहाँ से नर्मदा जी का उद्गम हुआ है, सोन का उद्गम हुआ है, उसकी ऊंची चोटी अमरकंटक, जिसकी हाइट है 1067 मीटर। क्लियर साथियों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला यमुना और सोन नदी घाटियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है? पहला भांडेर श्रृंखला, दूसरा कैमूर श्रृंखला, तीसरा मैकल श्रृंखला, चौथा महादेव श्रृंखला। यमुना और सोन के बीच जल विभाजक का कार्य कौन करता है साथियों? तो कौन करता है आप लोग बताइए। मैप से बता दे रहा। ठीक है, देखिएगा यहाँ मैकल है आपका। ठीक है, यहीं से सोन नदी निकलती है, ऐसे जाती है ऐसे। ठीक है ना, क्या है? सोन। साथियों ये है आपका विंध्याचल। विंध्याचल है। यहाँ पे आपका क्या है? कैमूर। क्या है? कैमूर। और यहाँ यूपी है। तो यहाँ से आती है यमुना नदी। क्या आती है? यमुना। तो ये तो सोन भी ये है सोन और ये है यमुना। दोनों ही संगम कहाँ होता है? गंगा में होता है। तो दोनों साथियों क्या पूछा है? यमुना और सोन के बीच किस पर्वत श्रृंखला विभाजित करती है? तो देखिए बीच में क्या है, यहाँ सोन कहाँ से कट रही है? कैमूर श्रृंखला से जस्ट अपोजिट ले रही है। मतलब सोन और यमुना इन दोनों के मध्य किस श्रृंखला से विभाजित होती है जल विभाजक? तो कैमूर श्रृंखला। दोनों के मध्य कौन सा है साथियों? कैमूर श्रृंखला है। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का संयुक्त चयन कीजिए। एक साइड है राग समूह, एक साइड है जिले का विस्तार। मतलब कौन सा श्रृंखला किस जिले में स्थित है? पहला है महादेव, पन्ना, बिजावर, छिंदवाड़ा, भांडेर, अमरकंटक और मैकाल, सतना। अभी मैंने आपको बता चुका है साथी कौन सी पर्वत श्रृंखला कहाँ है। पहला ऑप्शन है एक का एक, बी के चार। देखिए मैं डायरेक्ट बोल रहा 1 4 2 3, 2 1 4 3,
3-1 4-2 और 4-3-2-1 क्या होगा सही आंसर? जल्दी बताइए साथियों, कमेंट कीजिए आप लोग कि आपका सही आंसर क्या होगा। सोचिए, फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित कीजिए। तो देखिए साथियों, महादेव पर्वत श्रृंखला कहाँ है? तो महादेव कहाँ है साथियों, जल्दी से बताइए आप लोग, महादेव कहाँ है? तो साथियों महादेव आएगा छिंदवाड़ा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? छिंदवाड़ा के अंतर्गत। ठीक है, पहले का दूसरा। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये सतपुड़ा है मान लीजिए, मैं मध्य प्रदेश का पूरा नहीं बना रहा, ठीक है, ये है ये मध्य प्रदेश, ठीक है, तो ये है सतपुड़ा, यहीं पे छिंदवाड़ा, और इसी बीच में है क्या है आपका? महादेव। यहाँ पे है मैकल, ठीक है साथियों, यहाँ पे है आपका भांडेर। अब देखिए, और यहीं पे है बिजावर। तो महादेव किसके अंतर्गत आ गया? छिंदवाड़ा के अंतर्गत। बिजावर किसके अंतर्गत आएगा साथियों? तो पन्ना, बिजावर खान पन्ना यह हीरे के लिए प्रसिद्ध है। भांडेर, भांडेर श्रृंखला कहाँ है साथियों? ये बोला भांडेर, तो भांडेर यहाँ पे क्या है? सतना है। यहाँ पे क्या है आपका? पन्ना है। यहाँ पे क्या है? मैकल में, मैकाल में क्या है? अमरकंटक। अर्थात बताइए महादेव का छिंदवाड़ा, पहले का दूसरा केवल ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर बी। भांडेर श्रृंखला छिंदवाड़ा में, बिजावर पन्ना में, भांडेर आपका है सतना, और मैकल श्रेणी है साथियों अमरकंटक में। क्लियर? आगे चलते हैं अगले प्रश्न। और इसके बारे में चोटियों को बता चुके हैं आपको कि महादेव की सबसे ऊंची चोटी, भांडेर की सबसे मतलब विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी, और मैकल की सबसे ऊंची चोटी राजपीपला, ये सब ऊंची चोटियों के बारे में बात कर चुके हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, महादेव पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ है? महादेव पर्वत का श्रेणी विस्तार कहाँ है? शहडोल अनूपपुर उमरिया जिले में, विदिशा अशोकनगर गुना जिले में, होशंगाबाद नरसिंहपुर छिंदवाड़ा जिले में, छतरपुर टीकमगढ़ दतिया जिले में। कहाँ है महादेव पर्वत का विस्तार? तो साथियों आपको पता है महादेव कहाँ है, एक ही आप यदि याद रख लीजिएगा, होशंगाबाद। अब नाम चेंज हो गया क्या? नर्मदापुरम। अब नर्मदापुरम, अभी इसके अंतर्गत क्या देखे थे? छिंदवाड़ा। तो देखिए किस में है नर्मदा, पहले में उमरिया शहडोल, साथियों इसके अंतर्गत ये कहाँ है? ये मैकाल में है। शहडोल उमरिया अमरकंटक कहाँ है? मैकाल में है। विदिशा अशोकनगर गुना, ये विंध्याचल और मालवा में है, विंध्याचल और मालवा में। साथियों होशंगाबाद नरसिंहपुर, ये छिंदवाड़ा, ये किसके अंतर्गत है? ये है महादेव। महादेव बोलो या फिर सतपुड़ा बोलो, ठीक है। और साथियों पूछा है, सतपुड़ा नहीं बोल सकते क्योंकि सतपुड़ा में शहडोल अनूपपुर भी आ सकते हैं, ठीक है, तो केवल महादेव बोल। और छतरपुर टीकमगढ़ दतिया, ये है साथियों बुंदेलखंड। अर्थात आपका पूछा है कि महादेव पर्वत श्रेणी का विस्तार, तो होशंगाबाद नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा आपका सही आंसर हो, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, नर्मदा तथा गंगा बेसिन का जल विभाजक है। पहला विंध्यन पर्वतीय श्रृंखला, दूसरा सतपुड़ा पर्वतीय श्रृंखला, तीसरा अरावली पर्वतीय श्रृंखला, और अजंता पर्वतीय श्रृंखला। नर्मदा और गंगा बेसिन का जल विभाजक अभी बता चुका था, ये आती है, मैप देख लीजिए एक बार और। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है? विंध्याचल, विंध्याचल है। यहाँ पे क्या है? मैकल। यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, इधर से ये गंगा नदी आती है, ठीक है, ये कट कर दीजिएगा, यहाँ से ये गंगा नदी। क्लियर समझिएगा दोस्तों अच्छे से, क्योंकि मैप यदि आप लोग समझ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये गंगा नदी आती है और ये नर्मदा। अब दोस्तों ये बीच में क्या है? विंध्याचल, और नीचे क्या है? सतपुड़ा। तो देखिए आप सतपुड़ा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अरावली पर्वत इधर है, ये अरावली है राजस्थान में। अजंता नीचे है, अजंता नीचे है, तो अजंता, ठीक है। तो अब देखिए क्या बोले हैं, नर्मदा और गंगा बेसिन के बीच जल विभाजन। तो इधर है नर्मदा नदी, इधर है नर्मदा नदी, इधर है गंगा नदी। तो
तो इन दोनों के मध्य में कौन है दोस्तों? विंध्याचल, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला नर्मदा और गंगा के मध्य विभाजन करती, और साथियों नर्मदा और ताप्ती के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन करता है दोस्तों? तो वो सतपुड़ा है। ठीक है, क्लियर? क्लियर है ना? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है साथियों, बुंदेलखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी क्या है? बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी, पहला धूपगढ़, जानापौ, मैकाल, सिद्ध बाबा। क्या है साथियों बुंदेलखंड की? तो देखते हैं धूपगढ़ कहाँ की है? सतपुड़ा। जानापौ कहाँ की है? मालवा। मैकाल कहाँ की है? अमरकंटक। मैकाल क्षेत्र है, मैकाल क्षेत्र है, इसकी ऊंची चोटी मैकाल की क्या है? अमरकंटक। और सिद्ध बाबा ये है बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी, 1172। धूपगढ़ की कितना है साथियों? 1350। जानापौ की कितना है? 854, जो कि कहाँ है? इंदौर में। अमरकंटक की 1067 मीटर। और इसका ये सिद्ध बाबा बुंदेलखंड। ठीक है साथियों। धूपगढ़ कहाँ है? पचमढ़ी। पचमढ़ी कहाँ है? नर्मदापुरम। ठीक है। मालवा की सबसे ऊंची चोटी पहुंचेगा तो क्या है? सिगार। सिगार के बाद दूसरे नंबर का है आपका जानापौ, और तीसरे नंबर का है आपका साथियों धजाली। सिगार 881, जानापौ 854 और धजारी 810 मीटर। ये सब ये इनकी हाइट में है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। मालवा का पठार किससे निर्मित है? मालवा का पठार किससे निर्मित है? पहला अवसादी चट्टानों से, दूसरा रूपांतरित चट्टानों से, तीसरा दक्कन ट्रैप से, चौथा अवशिष्ट सामग्री। मालवा का पठार किससे निर्मित है साथियों? तो चलिए देखते हैं साथियों। मालवा का पठार दक्कन ट्रैप से निर्मित है, जो कि ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है, लावा या वैसाल चट्टानों से। किससे? लावा या वैसाल चट्टानों से इसका निर्मित है। ठीक है। मालवा यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। क्या? मालवा एमपी का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र साथियों। और साथियों इसके बारे में बताया जाए तो ये पश्चिम में स्थित है, एमपी के पश्चिम में स्थित। और क्या देख सकते हैं साथियों? मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। क्षेत्रफल कितना है साथियों? कुल क्षेत्रफल का ये मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल उसका 28% है। कितना प्रतिशत है? 28। सबसे बड़ा। वर्षा कितनी होती है यहाँ? वर्षा होती है 75 से 125 सेंटीमीटर। वन कौन सा पाया जाता है साथियों? तो यहाँ शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और साथियों मिट्टी यहाँ की क्या है? मिट्टी, तो साथियों मिट्टी यहाँ काली मृदा, काली मृदा पाई जाती है। फसल क्या है साथियों? फसल यहाँ सोयाबीन, कपास आदि फसल पाए जाते हैं। यहाँ नदियाँ कौन कौन सी है मैकल में? तो चंबल, क्षिप्रा, पार्वती, काले सिंध, ये नाम है, ये नदी है काली सिंध। और साथियों मालवा के पठार को गेहूं की दलिया बोला जाता है। मालवा की पठार को क्या बोला जाता है? गेहूं की दालिया। इसकी सबसे ऊंची चोटी है साथियों सिगार। क्या है ऊंची चोटी? सिगार। कितना है हाइट? 881 मीटर। ये सब हमने देख लिया मालवा के पठार के बारे में। दक्कन ट्रैप से निर्मित, लावा व बैसाल चट्टानों से निर्मित है, मध्य प्रदेश का सबसे प्राकृतिक है, और साथियों मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र, जिसका क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश के 28% मालवा के पठार निर्मित है। काली मृदा पाई जाती है, अर्थात फसल यहाँ होगा सोयाबीन और कपास। नदियाँ है चंबल, छिप्रा, ये सब। यहाँ पे परियोजना भी देख लो तो यहाँ परियोजना है साथियों मालवा के पठार में गांधी सागर परियोजना, जो कि मंदसौर में स्थित है। और गेहूं की दलिया भी बोला जाता है गेहूं उत्पादन के कारण। वर्षा 75 से 125 और ऊंची चोटी है सिगार। क्लियर साथियों? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, वह भाग जो भांडेर पठार, कैमूर की पहाड़ियाँ और अन्य पहाड़ियों का समूह क्या कहलाता है?
भांडेर पठार, कैमूर की पहाड़ियाँ और अन्य पहाड़ियों का समूह क्या कहलाता है? पहला महादेव श्रेणी, दूसरा मैकल, तीसरा विंध्यन, चौथा बुंदेलखंड। क्या कहलाता है साथियों? जल्दी से बताइए। तो साथियों देखिए, वह भाग जो भांडेर पठार, कैमूर पहाड़ी और अन्य पहाड़ियों का समूह है वो कहलाता है क्या? विंध्यन। विंध्यन कहलाता है साथियों, क्योंकि विंध्यन में ही भांडेर, कैमूर व अन्य पहाड़ियाँ स्थित है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। अगला, इसकी सबसे ऊंची चोटी भी देख लो, क्या है इसकी ऊंची चोटी? सद्भावना। कितनी है हाइट साथियों? 752 मीटर। कितनी है? 752 मीटर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी निर्मित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहाँ निर्मित है? पहला ऑप्शन है क्वार्टज व अवसादी चट्टानों से, ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से, बलुआ और क्वार्टज चट्टानों से, उपरोक्त सभी। सतपुड़ा श्रेणी निर्मित है, किससे निर्मित है साथियों? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो साथियों आपका सही आंसर होगा क्वार्ट। देखिए आगे कुछ देख लेते हैं, प्राकृतिक चट्टानें, फिर भूगर्भिक संरचना देख लेते हैं। साथियों भूगर्भिक संरचना की बात करें, सबसे पहले आया है आर्कियन चट्टानें। सबसे पहले किसका निर्माण हुआ है? आर्कियन चट्टानें की। इसके बाद दूसरा हुआ है साथियों धारवाड़ चट्टानों की। तीसरे नंबर पे आपका हुआ है साथियों कुड़प्पा। आर्कियन के अपर्दन और निक्षेपण से धारवाड़, और धारवाड़ के अपर्दन और निक्षेपण से कुड़प्पा। और साथियों इसके बाद कुड़प्पा के बाद आपका हुआ है विंध्यन का। विंध्यन के बाद आपका दक्कन ट्रैप, जो कि लावा से हुआ है, लावा या बेसाल्ट चट्टानें। लावा या बेसाल्ट चट्टान। इसके बाद हुआ है गोंडवाना। और साथियों आपका लास्ट हुआ है तरसरी। नवीन निर्मित चट्टान पूछेगा साथियों, सबसे नवीन निर्मित चट्टान है तरसरी। सबसे पुराना चट्टान है आर्कियन चट्टान है। ठीक है, आर्कियन से अपर्दन और निक्षेपण से धारवाड़, धारवाड़ से कुड़प्पा। इसके बाद आता है विंध्यन, फिर दक्कन। ये क्रम से पूछ लेगा कि कौन से क्रम की चट्टानें बताइए, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। ठीक है, तो उस हिसाब से आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, दक्कन, गोंडवाना और तरसेरी। गोंडवाना शैल समूह में ही मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है। गोंडवाना शैल समूह का ही मध्य प्रदेश भाग है। ठीक है साथियों, और गोंडवाना से ही कोयले की प्राप्ति होती है साथियों। विंध्यन का अगर आपको पता ही है, कुड़प्पा ये भी आपको पता है। ठीक है ना। और सतपुड़ा का निर्माण तो आपको, अब देखते हैं सतपुड़ा का निर्माण। तो साथियों सतपुड़ा क्वार्टाइज और अवसादी चट्टानों से हुआ है, ये भी सही है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, ये भी सही है। बलुआ और क्वार्टाइज चट्टानों से हुआ है साथियों, ये भी सही। अर्थात आपका उपरोक्त सभी है, मतलब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सभी से निर्माण हुआ है। और मैंने आपको भूगर्भिक संरचना भी बता दी है साथियों। आगे चलते हैं। तो साथियों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा। और आज था हमारा जियोग्राफी की पहली क्लास थी। ठीक है, इसका पार्ट 2 हम कल आएंगे। यही टाइम आपको रात को 9 बजे मिलेंगे। सुबह 8 बजे आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज आई जाती है साथियों। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट, और आपको लिए तो अब और भी अच्छा है, डेली संडे को शाम 7 बजे एमबी का करंट अफेयर्स आएगा एमसीक्यू माध्यम से। वो भी 1 to MCQ रहेगा। हम उसमें हर एक फैक्ट कवर करते हैं। और साथियों सुबह 10 बजे प्रत्येक संडे स्पेशली चलती है साथियों। संडे स्पेशल आपके लिए सुबह 10 बजे आती है करेंट अफेयर्स पिछला मंथ का। जैसे अभी चल चुका है नवंबर का चल चुका, दिसंबर चल चुका। और साथियों सुबह आपके लिए संडे को स्पीडी की मैराथन आती है। तो साथियों आप इन सब क्लासेस से जुड़ना मत भूलिए, क्योंकि ये सब आपके लिए लाया जाता है। ये सब 16 फरवरी को टारगेट में रखे हुए लाया जाता है और सेलेक्टिव चीज़ लाया जाता है। तो साथियों हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और अपना साथ देते रहिएगा। साथियों हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।